हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 गणित प्रकाश से चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले कर रहे हैं। इस चैप्टर की सारी रीडिंग हम कर चुके हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर यूज होने हैं वो सारे हम लास्ट वीडियो तक सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं पेज नंबर 44 के फिगर इट आउट। इन्हें ध्यान से देखेंगे क्योंकि सम्स इन्हीं में से बनने वाले हैं एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू द पावर 224 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 32। इसका जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी ये हमसे पूछा है। अब पहले तो हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन को उतार लेते हैं। यहाँ पे ये है 2 रेज टू द पावर 224 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर 32। अब यहाँ मैं लॉ तो लगा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इनके जो बेस है ना वो सेम नहीं है, लेकिन मैं बेस सेम बना सकता हूँ। यहाँ मेरे को एक हिंट भी दे रखा है कि 4 को ना 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ इस 4 को जब मैं 2 की पावर 2 लिख दूंगा तो यहाँ भी बेस 2 ही बन जाएगा, यहाँ भी बेस 2 ऑलरेडी है। नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 224 एज इट इज हो गया, ये डिवाइड हो गया। यहाँ 2 की पावर 2 लिख देंगे हम 4 के लिए, और फिर इसके ऊपर ये पावर 32 भी लगी हुई है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2 की पावर 224 एज इट इज रखेंगे, ये डिवाइड हो गया। यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग रहा है, पावर ऑफ पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 32 2 64 हो जाएगा, तो 2 की पावर हो जाएगा 64। अब अगेन यहाँ पे लॉ लग जाएगा, यहाँ बेस सेम है क्योंकि दोनों जगह पे 2 है, बीच में डिवाइड है, तो पावर्स जो है सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 2 की पावर हो जाएगा 224 में से हम 64 माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2 की पावर 160। यहाँ तक तो मेरे को ये सिंप्लीफाइड आंसर मिल गया। अभी मुझे ये समझना है कि जो भी इसका आंसर आएगा वो आएगा तो बहुत बड़ा, वो तो निकालना ही हमारे लिए यहाँ इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि 2 को 160 बार मल्टीप्लाई करोगे तो अरब खरब पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँच जाएगा ये। तो इसको स्मार्ट तरीके से हम करते हैं, हम कैसे पता चलाएं कि इसका जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट पर क्या नंबर होगा। उसके लिए हम यहाँ पर एक पैटर्न को ब्रेक करेंगे। जो भी यहाँ पे 2 की पावर्स होती हैं, जैसे कि 2 अकेला है तो 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, यहाँ तक मैं लिख दूँ इनका प्रोडक्ट तो 4 हो गया। फिर 4 2 8 हो गया, फिर 8 2 यहाँ तक 16 हो गया। फिर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 32 हो गया। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो गया। 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 हो गया, और इसे जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तक ये वैल्यू आ जाएगी 256। अब यहाँ पर पैटर्न को समझिए। जब 2 की पावर 1 है तो वंस डिजिट पे क्या है 2 है। जब 2 की पावर 2 हो गया तो 4 आंसर आ गया, 2 की पावर 3 हो गया तो 8 आंसर आ गया। आंसर से मतलब वंस डिजिट को देख रहे हैं हम तो सिर्फ पीछे वाली को। जब 2 की पावर 4 है, यहाँ तक 4 हो गए ना, 2 की पावर 4 है तो वंस डिजिट पर आ गया है, यूनिट डिजिट पर 6 आ गया। फिर 5 पे 2 आ गया, 2 पे यहाँ 4 आ गया, और फिर इसमें 2 की पावर 7 तक यहाँ आ गया। 2 की पावर 7 के यूनिट डिजिट 8 आ गया, और 2 की पावर 8 पर आ गया है फिर से 6। तो यहाँ बात को समझना, 2 की पावर 4, जब हमने 2 की पावर 4 ली तो आंसर आया 16। जब हमने 2 की पावर 8 ली, यहाँ तक का जो आंसर ये आया 256। यहाँ हमने एक पैटर्न को ब्रेक किया है। पैटर्न हमने ये ब्रेक कर लिया कि ये जो 2 की पावर होती है ना 4 के मल्टीपल में, जो भी 4 के मल्टीपल में पावर होगी उसका जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट के ऊपर 6 ही होगा। देखिए 2 की पावर 4 है तो यहाँ यूनिट डिजिट 6 है, 2 की पावर 8 है तो यहाँ यूनिट डिजिट 6 है। अब अगर आगे 2 की पावर 12 भी होगा ना तो नंबर चाहे कुछ भी हो, पीछे का डिजिट 6 ही होगा। या 2 की पावर अगर 16 हो तो आंसर चाहे कुछ भी आए, कितना भी बड़ा आए, एक ही यूनिट डिजिट पर उसके 6 ही होगा। अब मैंने यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन फाइंड कर ली है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको देखिए, ये 160 लिखा हुआ है। क्या इस 160 को मैं 4 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 2, और इसकी पावर को मैं लिख दूंगा 4 इंटू में 40। ये 4 का टेबल ही तो चला दिया मैंने, 4 इंटू 40, 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ गया। तो मैंने इसे 4 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख लिया है, जो मेरा यहाँ आंसर आया था।
अब यहाँ से जो भी मेरी ऑब्जर्वेशन आई है उसकी थोड़ी सी मैं लैंग्वेज लिखता हूँ समझाने के लिए, इस तरह से कि सिंस 2 की पावर 4 इंटू 1 कॉमा, इस तरह आप करके दिखाओगे इसको, और 2 की पावर 4 इंटू 2 एंड 2 की पावर 4 इंटू 3, ये 4 का टेबल चला के दिखा दिया ना आपने ऊपर, इस तरह से, एंड सो ऑन। और इसी तरह से हमें साफ दिख रहा है 4 का टेबल चल रहा है, एंड सो ऑन हैज़ यूनिट डिजिट 6, यूनिट डिजिट 6 होगी, इनका जो आंसर होगा यूनिट डिजिट 6 है। यहाँ हमने ये ऑब्जर्वेशन फाइंड कर लिया ये, सो हम लिख सकते हैं कि 2 4 इंटू में 40 हैज़ यूनिट डिजिट 6। बात को समझ गए ना आप? हमने ये पैटर्न ब्रेक किया है यहाँ पे कि 2 की पावर्स जो 4 के मल्टीपल में है उनकी यूनिट डिजिट जो है 6 होगी, और यहाँ जो हमारा आंसर आया था इसको हमने 4 के मल्टीपल में लिख के दिखा दिया। अब यहाँ पे 4 इंटू 40 है, यहाँ 40 की जगह एनी नंबर हो, 41 हो, 42 हो, 43 हो, कुछ भी हो, बस यहाँ पे 4 का मल्टीपल तो है ना, तो जो भी 4 के मल्टीपल में पावर होगी 2 की उसकी यूनिट डिजिट 6 होगी। तो हमारा यहाँ जो आंसर होगा, ये पूरा तो आपको ऐसे लिख के दिखाना है ही, आंसर इसमें हो गया है 6। अच्छा क्वेश्चन था, शुरू का ही क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 5 बॉटल्स इन अ कंटेनर। कोई कंटेनर है यानी कि कोई बर्तन है, इसके अंदर 5 बॉटल्स हैं। एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज बॉट इन। हर दिन एक कंटेनर खरीदा जा रहा है, यानी एक दिन में एक कंटेनर खरीदा जा रहा है। हाउ मैनी बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज। तो 40 दिन बाद टोटल कितनी बॉटल्स हो जाएंगी। आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आपको ऐसा कंटेनर खरीद रहे हैं जिसके अंदर 5 बॉटल्स हैं। आपने 40 दिन तक रोज एक कंटेनर खरीदा, तो टोटल कंटेनर्स कितने हो गए हैं? 40 कंटेनर्स। और 40 कंटेनर्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी हो जाएंगी? सिंपली 40 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो क्वेश्चन जो है आपका क्लास 3rd के लेवल का आ गया है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। थोड़ा सा लैंग्वेज जरूर लिखेंगे इसके अंदर हम। तो नंबर ऑफ बॉटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंटेनर्स इनटू नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच कंटेनर। नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच कंटेनर। अगर क्वेश्चन आता है तो प्रॉपर से आपको इस तरह से लैंग्वेज लिखनी है। नंबर ऑफ कंटेनर्स है 40 और हर कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ बॉटल्स हैं 5, तो 40 इंटू 5, 0 और 4 पंजे 20, 4 5 20 और ये 0, 200 आ गया। तो ये 200 बॉटल्स इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज। द पावर्स कैन बी एनी इंटीजर। नीचे ये जो आपको पार्ट दे रखे हैं इनमें आपको नंबर को कुछ इस तरह से लिखना है कि 2 या 2 से ज्यादा पावर में लिखना है आपको। प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। द पावर्स कैन बी एनी इंटीजर्स। जो पावर है इनकी ये कोई भी इंटीजर हो सकती है, यानी पॉजिटिव भी नंबर हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो मैं ये क्वेश्चन उतारता हूँ। ये है 64 की पावर 3। यहाँ जो भी नंबर आपको दे रखा होता है इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लीजिए। ये इसको करने का सबसे आसान तरीका है। 2 से डिवाइड करेंगे 32 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 2 से करेंगे ये आ जाएगा यहाँ पे 4, 2 से करेंगे 2 आ गया, 2 से करेंगे यहाँ पे 1 आ गया। 1 2 3 4 5 6। ये जो 64 है ये है 2 की पावर 6। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 6? ये 64 लिखा है मैंने और इस सारे की पावर कितनी है? यहाँ पर ये 3 है। अब यहाँ मैं लॉ लगाता हूँ, 6 3 हो गया है 18, क्योंकि पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो 2 की पावर हो गया है 18। तो इसका जो सारा वैल्यू है ये है 2 की पावर 18।
अब ये जो 2 की पावर 18 है, इसको आपको कैसे लिखना है? अब लैंग्वेज आपको दोबारा से पढ़ाता हूँ। राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स, 2 या 2 से ज्यादा पावर के मल्टीप्लीकेशन के रूप में इसको लिखना है इन 3 डिफरेंट वेज, और 3 अलग अलग तरीकों से लिखना है। तो देखिए 3 अलग अलग तरीकों से हम इसे कैसे लिख सकते हैं। पहला तरीका मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इन्होंने बोला है पावर ऑफ 2, यानी 2 पावर से ज़्यादा होनी चाहिए। पावर ऑफ 2 भी हो सकती है और मोर भी हो सकती है। अगर मैं इसकी पावर 2 ले लेता हूँ, 2 की पावर 2, तो इनटू में मेरे को यहाँ पे 18 करने के लिए क्या चाहिएगा? 2 की पावर 16 चाहिए, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो मैंने इसको कैसे लिख दिया है? पावर ऑफ 2 और मोर, ये 2 की पावर में लिख दिया मैंने और मोर में ये लिख दिया और यहाँ पे ये प्रोडक्ट कर दिया। तो सिंपली आपको ये जो वैल्यू यहाँ आएगी ना, इसको किसी अलग तरीके से लिख के दिखाना है और कुछ भी नहीं है। होना ऐसे चाहिए कि इसकी जो वैल्यू वो इसी के बराबर आ जानी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया। टोटल इसकी जो वैल्यू है 2 की पावर 18 है, यहाँ मैंने 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 16 इसको लिख दिया। दूसरा तरीका देखिए, दूसरे तरीके में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर में है तो अगर 3 ले लेता हूँ, और अगर मैं यहाँ 2 की पावर लेट सपोज 5 ले लेता हूँ, और इनटू में फिर मैं यहाँ 2 की पावर क्या ले लूँगा? 10 ले लूँगा, क्योंकि मुझे टोटल तो 18 बनाना है ना, तो मैं यहाँ 10 ले लूँगा। अब देखिए सारे बेस सेम है, मल्टीप्लाई है बीच में, तो पावर से ऐड हो जाएंगी। 10, 5, 15, 16, 17, 18। मुझे तो 2 की पावर 18 बनाना है इसको सिंपली। तीसरा मैं कैसे? तीसरा, चौथा, पाँचवा मैं दुनिया भर की कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ इसके। मैं यहाँ 2 की पावर इस बार 4 ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 की पावर में इस बार 6 ले लेता हूँ, और इनटू में 2 की पावर, ये तो 10 हो गया, तो यहाँ 2 की पावर में 8 ले लेता हूँ। अब सारी पावर आप ऐड करके देख लीजिए, 4 और 6 10 हो गया, 10 और 8 18 हो गया। इस तरह से करना है आपको ये क्वेश्चन। बिल्कुल आसान था ना। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट के अंदर आपको नंबर दे रखा है 192। तो सबसे पहले करना यही है कि 192 के आपको निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स, वो करेंगे साइड में हम। 192 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 96, ये 2 से डिवाइड होके आ जाएगा 48, ये 2 से डिवाइड होके आ जाएगा 24, 2 से डिवाइड होकर 12 आ जाएगा, ये 2 से डिवाइड होकर 6 आ जाएगा, ये 2 से डिवाइड होकर 3 आ जाएगा, 3 से ही डिवाइड होता है 1 आ गया। अब ये क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और ये 3 है। तो देखिए 192 के ऊपर मैं पावर लगाना भूल गया, इसकी पावर 8 भी लिखी हुई है, ये गौर करने की बात है। तो 192 को तो मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 6 इंटू में 3, 2 की पावर 6 इंटू में 3। इतना तो सिर्फ ये 192 है, आप साइड में देख रहे हो, और इसके ऊपर ये 8 भी लगा हुआ है, तो यहां पर हम 8 भी लगाएंगे। अब यहां लॉ जब लगाते हैं हम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो 2 की पावर 6 है और इस सारे की पावर 8 भी है, तो 2 की पावर तो हो जाएगी 6 इंटू में 8, क्योंकि 6 के साथ इस 8 का प्रोडक्ट हो जाएगा, इनटू में फिर यहाँ ये 3 की पावर 1 है और इसकी पावर 8 है, तो यहाँ 1 इंटू 8, 3 की पावर हो जाएगी 8। यहाँ समझ गए आपकी लॉ लगा है यहाँ पे। अब 2 की पावर कितना हो जाएगा? 6 8 जार 48 होता है, और यहाँ 3 की पावर हो गया है 8। तो ये बनी है आपका फाइनल आंसर। अब इस चीज़ को आप यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग तरीकों से, 3 अलग अलग तरीकों से आपको दिखाना है, तो 3 अलग अलग तरीकों से हम इसको दिखा देते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं हम इसको। मैं 2 की पावर को पहले ब्रेक कर लेता हूँ, सबसे पहला तरीका बता रहा हूँ मैं आपको कि 2 की पावर है यहाँ पे 48, मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ 2 की पावर 40 इंटू 2 की पावर 8 में। बेस सेम है, मल्टीप्लाई पावर मैंने अलग अलग करके दिखा दी। इनटू में ये 3 की पावर 8 है, इसे मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, हो गया मेरा काम। अब जब मैं यहाँ लॉ लगाता भी हूँ तो 2 और 2 तो बेस सेम है ना, इनकी पावर ऐड होकर 48 ही हो जाएगा, तो 2 की पावर 48 हो गया। 3 का मैंने कुछ चेंज किया ही नहीं है, 3 की पावर जो है 8 मैंने एज इट इज लिख दिया है। कोई दूसरा तरीका, दूसरे तीसरे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसके। देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 40 ले लेता हूँ ऐसे,
ये ले लिया मैंने। और मैं यहाँ पे नज़र मारता हूँ कि 2 की पावर 8 और 3 की पावर अगर मैं 8 दोनों जगह पे 8 ले लेता हूँ तो यहाँ पे मैं एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और भी लगा सकता हूँ कि जब मेरे बेस डिफरेंट होते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं एक साथ ऐसे, और अगर उनकी पावर सेम होती है तब की बात है। अगर बेस डिफरेंट है और मल्टीप्लाई है और अगर उनकी पावर सेम है ना तो बेसों को मल्टीप्लाई करके पावर को हम कॉमनली दोनों के ऊपर एक ही ब्रैकेट के ऊपर लगा सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ 2 और 3 दोनों बेस डिफरेंट है लेकिन पावर इनकी सेम है, तो इनको मैंने एक ब्रैकेट में डाल के मल्टीप्लाई कर दिया और पावर को मैंने दोनों के लिए कॉमनली लगा दिया। जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 240 तो एज इट इज़ कॉपी कर दिया, यहाँ 2 3 6 हो जाएगा, तो ये 6 की पावर 8 हो गया। तो देखिए कितनी शक्ल बदल गई है इसकी, ये क्या था पहले अब कैसा दिख रहा है, लेकिन वैल्यू इसकी सब बराबर ही है। यहीं से आप इसके कितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। चलिए तीसरा कोई और तरीका ढूंढते हैं इसके अंदर, इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तीसरा तरीका इसमें हम अपने पास से लगा देते हैं। इस बार मैं क्या चेंज कर लूँ, कुछ भी चेंज कर लेता हूँ मैं। 2 की पावर यहाँ 40 को मैं कुछ और रख लेता हूँ, जैसे मैं 2 की पावर यहाँ पे रख लेता हूँ 30, इनटू में मैं 2 की पावर रख लेता हूँ, फिर यहाँ पे मुझे कितना 48 बनाना है ना, तो 18 की कमी पड़ गई तो मैं 18 ले लेता हूँ। फिर इनटू में 3 की पावर 8 है, 3 की पावर 8 को मैं किसी और तरीके से लिख देता हूँ, 3 की पावर मैंने 5 लिख दिया, इनटू में मैंने 3 की पावर 3 लिख दिया। देखिए अब भी आपको ये जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही वैल्यू आएगी, 2 की पावर 30 और 18 टोटल कितना हो गया 48, 3 की पावर 5, 3 की पावर 3 पावर से ऐड हो जाएंगी तो 3 की पावर 8 हो गया। ये काम करना था आपको इस क्वेश्चन के अंदर। सेकंड पार्ट हमने किया है, अभी इसका थर्ड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट भी देखिए। थर्ड पार्ट में हमें नंबर क्या दिया हुआ है, 32 की पावर दे रखी है -5। इस बार गौर करना जो आपकी पावर है वो नेगेटिव में है। ये थर्ड पार्ट है और नंबर है 32 की पावर -5। सबसे पहले तो इस नंबर के हम करेंगे प्राइम फैक्टर्स जो कि है 32। 2 से डिवाइड हो जाता है, 16 आ गया, 2 से डिवाइड होकर 8 आ गया, 2 से डिवाइड होकर 4 आ गया, 2 से डिवाइड होकर 2 आ गया, 2 से डिवाइड होकर 1 आ गया। तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 यानी 2 की पावर 5 ये तो है 32 और इसकी भी जो पावर है वो -5 लगी हुई है, तो पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 2 की पावर -25 हो गया। तो ये तो आ गया मेरा सिंप्लीफाई करने के बाद। अब इस 2 की पावर -25 को मैं डिफरेंट अलग अलग तरीक़ों से लिख के दिखाता हूँ। मुझे 3 तरीके दिखाने, मैं दिखा देता हूँ। पहला तरीका देखिए, पावर मेरे को चाहिए -25, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर में -15 ले लूँ और इनटू में मैं 2 की पावर -10 ले लूँ, क्योंकि पावर ऐड हो जाएंगी जब तो -25 ही तो हो जाएगा। -15 और -10 दोनों नेगेटिव है तो ऐड होके -25 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा तरीका, जो भी तरीके इसमें बनेंगे ना वो तो बेस 2 के ही बनेंगे, क्योंकि बेस 2 से अलग तो यहाँ पे कोई और बेस है ही नहीं, तो इन्हीं में हम ब्रेक कर सकते हैं इसको। मैं 2 की पावर -20 ले लूँगा अगर, तो फिर यहाँ इनटू में 2 की पावर मुझे -5 लेना पड़ेगा। ये कर दिया मैंने। या तीसरा तरीका मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 2 की पावर अगर मैं -10 यहाँ ले लेता हूँ और दूसरा भी मैं -10 ले लेता हूँ, तो फिर पूरा करने के लिए 2 की पावर मुझे -5 लेना पड़ेगा, क्योंकि बेस सारे सेम है, तो पावर्स का एडिशन होने के बाद में -25 आना चाहिए। -10 -10 -5 -25 आ जाता है। ये इसका तीसरा तरीका हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का ये थर्ड पार्ट भी खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन ईच स्टेटमेंट बिलो। नीचे लिखी हुई स्टेटमेंट को बड़े अच्छे से एग्जामिन कीजिए एंड फाइंड आउट इफ इट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। एक्सप्लेन योर रीजनिंग। नीचे जो स्टेटमेंट लिखी हुई हैं इनमें आपको 3 बातें बतानी है कि क्या कोई स्टेटमेंट ये हमेशा ट्रू होगी, या फिर ये ऐसा होगा कि कभी ट्रू होगी कभी नहीं होगी, यानी समटाइम्स ट्रू होगी, या फिर कभी भी ट्रू नहीं होगी, यानी कि ऐसा कभी भी पॉसिबल होगा ही नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पहले पढ़िए, क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। ये कहता है कि जो क्यूब नंबर्स होते हैं ना ये स्क्वायर नंबर भी होते हैं। हम चेक कर लेते हैं। क्यूब नंबर में मैंने 1 लिख लिया, क्यूब नंबर फिर होता है 2 का क्यूब होता है 8, फिर 3 का क्यूब होता है 3 3 9 9 3 27, और फिर 4 का जो क्यूब होता है
4 4 जार 16 और ये 64 हो गया। चलिए यहाँ तक बहुत है। ये तो है क्यूब नंबर्स। अब क्या ये जो क्यूब नंबर है ये स्क्वायर होते हैं? देखिए ये तो होता है, ये 1 का क्यूब है और ये 1 का स्क्वायर भी है, क्योंकि 1 का क्यूब और 1 का स्क्वायर सेम ही होते हैं। तो यहाँ तो ये ठीक बैठ रही है, बात बराबर है। अब ये है 3 का क्यूब, तो क्या ये किसी का स्क्वायर है? कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 8 होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। स्क्वायर में क्या होता है? 1 1 जार 1 होता है, 2 2 जार 4 होता है, 3 3 जार 9 होता है, 8 तो कभी आता ही नहीं है। तो यहाँ तो बात सही नहीं बैठ रही। क्या 27 किसी का स्क्वायर होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। 4 4 जार 16, 5 5 जार 25, 6 6 जार 36, तो 27 तो कहीं भी नहीं आता। क्या 64 किसी का स्क्वायर होता है? होता है। 8 8 जार 64, ये 8 का स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये जो क्यूब नंबर्स हैं इनमें कोई कोई नंबर तो ऐसा है जो स्क्वायर नंबर है, लेकिन कोई कोई नंबर ऐसे हैं जो स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ पे बात ऐसी हो रही है कि सम टाइम्स ट्रू, कि कभी सही हो जाएगा कभी नहीं होगा। मतलब किसी किसी नंबर के लिए तो ट्रू है, किसी किसी के लिए नहीं है। तो यहाँ पर ये वाली बात आएगी, ओनली समटाइम्स ट्रू। शॉर्ट में लिख दूं मैं, ओनली समटाइम्स ट्रू। सेकंड देखिए, अच्छा यहाँ बोला था ना एक्सप्लेन योर रीजनिंग, तो देखिए ये रीजनिंग मैंने दे दी। ये क्यूब नंबर्स हैं और ये स्क्वायर्स हैं, ऐसे ही आप इसकी रीजनिंग दोगे। यहाँ पे आप दिखा दिया कि 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, और 64 जो 8 का स्क्वायर होता है। यही होती है रीजनिंग जो आप छोटा सा यहाँ इलस्ट्रेशन दे देते हो। सेकंड देखिए, फोर्थ पावर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। सेकंड में कहता है कि जो फोर्थ पावर होती है ना किसी की भी, वो स्क्वायर भी होती हैं। तो इसको हम देख लेते हैं इलस्ट्रेशन से। मैं 1 की अगर फोर्थ पावर लिखता हूँ तो ये क्या होती है? 1 ही होगी। अगर मैं 2 की 4 पावर लिखता हूँ तो 2 की पावर 4 को मैं क्या लिख दूंगा? 2 2 जार 4। मैं इसका 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। देखिए ये 2 का स्क्वायर लिख दिया ना मैंने, तो ये किसका स्क्वायर हो गया? ये 4 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही अगर मैं 3 की पावर 4 ले लेता हूँ तो ये 3 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ मैं इसको। इस 4 को मैंने क्या किया है? पावर ऑफ पावर में ब्रेक कर दिया। 3 का स्क्वायर लगा दिया, इसकी स्क्वायर लगा दिया, तो 3 की पावर 4 ही तो हो जाएगा। 2 2 जार 4, और इसको मैं 3 का स्क्वायर यानी कि 9, मैं इसे 9 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है? यहाँ से ऑब्जर्वेशन ये हो रही है, अगर मैं किसी नंबर की 4th पावर लिखता हूँ, अगर मैं 4 की पावर 4 लिखता हूँ तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 की पावर 2, और इसके ऊपर मैं स्क्वायर लगा सकता हूँ। अब 4 की पावर 2 क्या हो गया? 16 हो गया। 4 4 जार 16, तो ये जो चीज़ है ये 16 का स्क्वायर है। यानी ये जो पावर 4 था, 4 की पावर जो 4 है ये 16 का स्क्वायर है। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि जो 4th पावर होती है ना वो स्क्वायर होता है, वो एक स्क्वायर नंबर होता है। 4th पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स, बिल्कुल ठीक बात है। 4th पावर स्क्वायर नंबर्स होते हैं, ये मैंने समझा दिया आपको यहाँ पे। तो ये होगा ऑलवेज ट्रू, हमेशा। 80 लिख देता हूँ शॉर्ट में, ऑलवेज ट्रू, हर नंबर के लिए और हर बार ये बिल्कुल बात ठीक पाएगी। थर्ड देखिए, द 5th पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। कहता है कि किसी नंबर की जो 5th पावर होती है ना वो उसी नंबर की 3rd पावर से, क्यूब का मतलब हो गया 3rd पावर से पूरा डिविजिबल, यानी पूरी डिवाइड हो जाती है। देख लेते हैं करके। 3rd पार्ट है, कोई नंबर ले लेता हूँ मैं, लेट सपोज मैंने 5 ले लिया। 5 की 5th पावर क्या होगी? चलो 5 नहीं लेते, 6 ले लेते हैं, सेम सा लगेगा नहीं तो। मैंने 6 ले लिया, 6 की पावर मैंने 5 रख ली। अब 6 का ही मेरे को क्यूब लेना है, कह रहा है ना डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। नंबर मैंने 6 ले लिया, इसकी पावर क्या है? 5th पावर, 6 की पावर 5 होगी। 6 का ही मैं क्यूब करता हूँ, तो क्या ये पूरा डिविजिबल है, यानी पूरा डिवाइड हो जाएगा? तो बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। डिवाइड में जब होते हैं, जब बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना, तो इसका तो आंसर मुझे दिख रहा है कि 6 की पावर 5 - 3 हो जाएगा, यानी कि 6 की पावर 2 हो जाएगा। और ऐसा तो हमेशा ही होगा, मैं 6 की जगह चाहे कुछ भी ले लूँ। अगर मैं 8 की पावर 5 लेता हूँ और यहाँ पे इसको डिवाइड करता हूँ मैं 8 की पावर 3 से, तो बेस तो सेम ही हो गया ना, तो पावर माइनस हो जाएंगी, 5 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो उसके बाद में 8 की पावर 2 आएगा। यानी किसी नंबर की पावर 5 लेते हैं
और अगर उसे उसी नंबर के क्यूब से डिवाइड करते हैं तो उस नंबर का स्क्वायर आएगा और वो ऑलवेज ही आएगा। तो डिविजिबल है, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी ऑलवेज ट्रू है, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ऑलवेज ट्रू, हमेशा बिल्कुल ठीक आएगा इसका रिजल्ट। फोर्थ देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर्स इज अ क्यूब नंबर। दो क्यूब नंबर का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है क्या वो भी क्यूब नंबर होगा? देखते हैं ये बात क्या आती है। दो क्यूब नंबर, पहले मैं कुछ क्यूब नंबर लिख लेता हूँ। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64। अब कहता है कि दो क्यूब का प्रोडक्ट कीजिए। अगर मैं 1 और 8 का प्रोडक्ट करता हूँ, 1 8 जार कितना आ गया? 8 आ गया। तो 8 होता है ना 2 का क्यूब। फिर अगर मैं 8 और 27 को ले लेता हूँ, अगर मैं 8 और 27 का प्रोडक्ट करता हूँ तो ये प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? ये 216 आना चाहिए। 27 8 जार 7 8 56 का 6 और 5 8 दूनी 16 17 18 19 20 21 216 होता है 6 का क्यूब। समझ रहे हो ना आप? इसी तरह से अगर मैं कोई भी रैंडमली कुछ भी ले लूँ, अगर मैं 1 और 64 को ले लेता हूँ, 1 इंटू में 64, ये दो क्यूब नंबर है ना, इनका प्रोडक्ट 64 ही तो आएगा। और 64 क्या होता है? ये 4 का क्यूब होता है। तो ये तो ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। कोई भी दो क्यूब नंबर आप उठा लो, उनका आप प्रोडक्ट कर लो, वो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो किसी ना किसी का क्यूब होगा ज़रूर। तो ये भी ऑलवेज ट्रू है। 80 लिख देता हूँ शॉर्ट में, ऑलवेज ट्रू। फिफ्थ पार्ट बड़े ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसका बात का मतलब क्या है जो यहाँ लिखा हुआ है। q की पावर 46 इज बोथ ए फोर्थ पावर एंड अ सिक्स्थ पावर, और ब्रैकेट में लिखा है कि q इज अ प्राइम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि q जो है एक प्राइम नंबर ही है। अब q एक प्राइम नंबर है, लेट सपोज प्राइम नंबर में 2 ले लेता हूँ। अब 2 की पावर यहाँ पे अगर 46 है तो क्या ये जो 2 की पावर 46 है ये कोई फोर्थ पावर है या क्या ये सिक्स्थ पावर है? क्या इस 2 की पावर 46 को मैं किसी ऐसे रूप में लिख सकता हूँ कि 4 इंटू में समथिंग, या ऐसे रूप में लिख सकता हूँ 2 इंटू 6 इंटू समथिंग? आप बात को समझ रहे हो ना? फोर्थ पावर क्या होगी? किसी नंबर की फोर्थ पावर क्या होगी? वो नंबर यहाँ पे होगा और यहाँ पे 4 होगा। किसी नंबर की सिक्स्थ पावर क्या होगी? कोई नंबर यहाँ पे होगा, यहाँ पे 6 होगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ किसी भी तरीके से? नहीं लिख सकता, क्योंकि 46 जो है ना तो ये 6 से पूरा डिवाइड होता है, यानी 4 को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 46 नहीं ला सकता, और ना ही मैं किसी नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करके 46 ला सकता हूँ। हाँ, अगर इसकी जगह 48 होता तो क्या होता समझना। अब इस बात से आप समझ पाओगे। 2 एक प्राइम नंबर है, और अगर यहाँ पे 48 होता तो इस 48 को मैं पावर 4 में लिख सकता था। कैसे? देखिए, ये यहाँ पे 2 हो गया और मुझे यहाँ पे लिखना है पावर 4। अब 4 तो मैंने बाहर ले लिया ना, तो 2 की क्या पावर होगी फिर, ताकि मल्टीप्लाई होके 48 आ जाए। 48 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 6 8 जार, और 48 को 4 से डिवाइड करेंगे 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48। यहाँ पे 12 लिखूंगा मैं, यानी 2 की पावर 12 का 4 पावर है ये। और अगर मैं इसको 6 की पावर में लिखना चाहूँ तो वो भी लिख सकता हूँ। ये 2 हो गया, और अगर मुझे इसकी पावर यहाँ 6 लिखनी है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 8 लिखूंगा, क्योंकि 8 6 जार 48 होता है और 12 4 जार 48 होता है। अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। यानी अगर यहाँ पर आपका कोई प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के तो आप फैक्टर्स तो चेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसका तो एक ही फैक्टर होता है। ये नंबर में तो आप छेड़खानी कर ही नहीं सकते। तो आपको जो यहाँ पे पावर दे रखी होगी, क्या आप उसको होल पावर 4 में या होल पावर 6 में लिख पा रहे हो? अगर लिख पा रहे हो तो आप बोल दोगे कि हाँ ये फोर्थ पावर भी है और ये किसी की सिक्स्थ पावर भी है। जैसे कि 2 की पावर अगर 48 है तो ये किसी की फोर्थ पावर भी है और ये किसी की सिक्स्थ पावर भी है। लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 40 जो 6 है, ये किसी की फोर्थ पावर भी पॉसिबल नहीं हो रही है और ये किसी की सिक्स्थ पावर भी पॉसिबल नहीं हो रही है। तो ये तो आएगा बिल्कुल नॉट पॉसिबल है, ये तो नेवर ट्रू। इसको हम क्या लिखेंगे? यहाँ पूरा लिख देता हूँ, बुक में लिख दूंगा शॉर्ट में, नेवर ट्रू। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। 4 पावर और 6 पावर होने के लिए यहाँ जो पावर होगी ना
वो 4 6 जार 4 का और 6 का कॉमन फैक्टर होना ज़रूरी है। तो ये हो गया है 5th के लिए क्या, नेवर ट्रू। ये इंपॉर्टेंट थी, इसमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी चीज़ों को समझने के लिए। 4th पार्ट का ये 4th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। अब 5th क्वेश्चन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई एंड राइट दीज इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नीचे ये जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं इन्हें आपको सिंप्लीफाई करना है और फिर आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही दिखाना है, यानी पूरा सॉल्व नहीं करना, आंसर को पावर की फॉर्म में आप छोड़ दोगे। फर्स्ट पार्ट है 10 की पावर -2 दे रखा है, इनटू में 10 की पावर -5 है। अब देखिए बेस यहाँ पर सेम है 10 10 और बीच में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग जाएगा। क्या होगा कि बेस को हम एक बार लिख देंगे और जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ऐड करके दिखाएंगे हम -2 प्लस और -5। ये -5 इसकी खुद की वैल्यू है और ये जो प्लस लगाया है ये हमने लॉ का लगाया है कि पावर को हमें ऐड करके दिखाना है। तो ये 10 हो गया बेस और ये -2 हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया और ये 5 हमने कॉपी कर दिया। अब -2 -5 दोनों इंटीजर नेगेटिव के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 10 की पावर हो जाएगा -7। यहाँ पे पावर -7 आ रही है, चाहे तो आप यहाँ पे आंसर को छोड़ सकते हो, वरना आपने ये भी सीखा है कि अगर नेगेटिव पावर है तो इसको आप अगर रेसिप्रोकल कर दोगे यानी 1 के नीचे ले जाओगे तो 10 की पावर फिर ये जो -7 है ये +7 हो जाएगा। तो आप यहाँ तक भी अपने आंसर को ले जा सकते हो। ये इसका आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में जो नंबर दे रखा है बिल्कुल सिंपल सा पार्ट दे दिया। ये 5 की पावर 7 है और ये डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 है। बेस सेम है यहाँ पे और बीच में डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो बेस को मैंने एक बार लिख लिया, 7 में से 4 माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 5 हो गया, 7 में से 4 माइनस किया तो +3 आ गया। ये इसका आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल था। इससे नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये भी इसी तरह का है। यहाँ पर बेस दे रखा है आपको दोनों जगह पे 9। थर्ड पार्ट है ये 9 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 4। तो ये बेस 9 हो गया, डिवाइड होने की वजह से पावर्स जो है माइनस हो जाएंगी, -7 और इसमें से माइनस होगा 4। नेक्स्ट स्टेप में 9 हो गया, -7 और -4 ऐड हो जाएंगे दोनों इंटीजर, माइनस का 11 हो जाएगा, तो माइनस का 11 हो गया। अब इस पावर को मैं पॉजिटिव बना के दिखा सकता हूँ क्योंकि 9 यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है यानी कि ऊपर है। तो इसे अगर मैं 1 के नीचे ले जाता हूँ तो अब ये जो -11 पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप पॉजिटिव पावर तक कर कर दिखा दिया करो। ये इसका आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट के अंदर जो है यहाँ पे पावर ऑफ पावर का एग्जाम्पल है। ये 13 की पावर -2 है और फिर इस सारे की पावर -3 है। तो जब ऐसे किसी की पावर लिखी होती है और ब्रैकेट में फिर उसकी भी पावर लिखी होती है, उसे बोलते हैं पावर ऑफ पावर। और इस केस के अंदर पावरों की प्रोडक्ट होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये 13 हो गया बेस, यहाँ -2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी -3 से। सिर्फ ब्रैकेट लगाने से भी ये मतलब मल्टीप्लाई ही होता है इसका। तो ये 13 हो गया, तो -2 इंटू -3, 2 3 6 हो गया और माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, तो यहाँ पावर +6 आएगी। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट के अंदर फिफ्थ पार्ट में M5 N12 तो बाहर लिखा हुआ है, M की पावर 5 है और N की पावर 12 है, ये बाहर है। और एक ब्रैकेट के अंदर M लिखा है और यहाँ N लिखा है और इसके ऊपर पावर 9 लिखी हुई है। थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको। तो इनमें तो अभी हम कुछ करेंगे ही नहीं। M की पावर 5 हो गया, N की पावर 12 हो गया। इसमें ब्रैकेट के अंदर में ना 2 चीज़ें लिखी हुई हैं और ऊपर में ब्रैकेट लगा के पावर 9 लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है ये जो 9 है ना, ये इन दोनों के लिए कॉमन पावर है ना। ये तो M की भी 9 है, खुलने के बाद में N की भी 9 पावर हो जाएगी। तो मैं ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा जब इसे, M की भी पावर 9 हो जाएगी और फिर N की भी पावर 9 हो जाएगी। अब आपके पास 2 बेस है यहाँ पे, एक तो M है और दूसरा है N। तो M की पावर्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगी क्योंकि जितने भी ये सारे टर्म्स लिखी हैं ये सारी प्रोडक्ट में लिखी हुई हैं। एक बार मैं साथ लिख दूंगा तो ठीक रहेगा। M की पावर 5 इंटू में M की पावर 9
इंटू में n की पावर 12 इंटू में n की पावर 9। अब m इंटू एम पावर्स जो है प्लस हो जाएंगी, तो ये m हो गया, प्लस करके दिखाएंगे हम बकायदा इसके अंदर 5 + 9 और n की पावर 12 + 9। डायरेक्ट मत लिखना आप आंसर, क्योंकि यहाँ पे लॉ लगा रहे हो तो टीचर को ये बात समझानी होगी आपको कि मैम हमें पता है कि ये पावर प्लस हो जाएंगी। तो ये m की पावर हो गया 9 और 5 14 हो गया, ये m की पावर तो हो गया 14 और फिर यहाँ पे n की पावर इंटू में 12 और 9 21 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। ये पार्ट नंबर 5 था, लास्ट पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 व्हाट इज। अगर 12 का स्क्वायर जो है ना इसके बराबर है 144, तो यहाँ इन चार पार्ट की वैल्यू क्या होगी। देखिए सब में 1 और 2 1 2 1 2 1 2 ही लिखा हुआ है, तो बड़ी आसानी से जो है ना इनकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखिए ये है 1.2 का स्क्वायर। 1.2 स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1.2 इंटू में 1.2। अब अगर मैं इनका डेसिमल हटा दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 12/10 इंटू में 12/10, ये लिख सकता हूं ना। और 12 इंटू 12 क्या है, 12 का स्क्वायर होता है। 12 की स्क्वायर की तो वैल्यू मुझे दे रखी है यहाँ पे 144, तो यहाँ ये 144 हो गया और नीचे 10 और 10 क्या हो गया 100 हो गया। अब इसको मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो ये तो रूल आपको पता ही होगा ना कि नीचे जितने जीरो होते हैं 1 के साथ में आंसर में पीछे से उतने डिजिट छोड़कर डेसिमल लग जाता है। तो 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लग जाएगा तो 1.44 इसका आंसर आ जाएगा। तो 1.44 बिल्कुल सिंपल था ना। सेकंड भी बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा। यहाँ पे है 0.12 का स्क्वायर, तो 0.12 ये इसका स्क्वायर हो गया। इसको मैं 2 बार खोल के दिखा सकता हूँ, 0.12 इंटू में 0.12। नेक्स्ट स्टेप में मैं इनका डेसिमल हटा के दिखा सकता हूँ, ये 12 हो जाएगा। यहाँ डेसिमल हटाने के लिए क्योंकि 2 डिजिट है आगे तो नीचे इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ भी ये 12 हो गया, ये 100 हो गया। और यहाँ पे 12 इंटू 12 तो वैल्यू मुझे दे ही रखी है 144 है, ये 144 हो गया। और नीचे 1 2 3 4 1 2 3 4 0 आ गए हैं। अब 144 में पीछे से 4 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाना होगा, तो देखिए कहाँ लगेगा। ये है 144, 1 डिजिट 2 3 और चौथी की कमी पड़ रही है तो अपने पास से 0 लगाएंगे और यहाँ डेसिमल लगाएंगे। और डेसिमल से इधर कभी भी हम खाली नहीं छोड़ते हैं जगह को, वहाँ हम 0 लगाते हैं। ये इसका आंसर हो गया है। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड थोड़ा सा इससे और इंटरेस्टिंग है, बढ़ती जा रही है आपके डेसिमल के बाद की जो गिनती है। 0 पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ दिखेगा 0.012 इसका स्क्वायर है ये, ठीक है। सेम करना इसी तरह से है, तो ये 0.012 इंटू में 0.012 ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैं डेसिमल हटा लूँगा तो ये 12 आ जाएगा सिर्फ। और डेसिमल के बाद क्योंकि 3 डिजिट है तो नीचे इस बार 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम इसी तरह से यहाँ भी 12 और यहाँ पे 1000 आ गया। अब ऊपर में क्या आ गया, 12 इंटू 12 इसकी वैल्यू हमें 144 दे रखी है और नीचे में 1 के साथ में 1000 इंटू 1000 तो 3 और 3 6 0 लग जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 0 लग गई। अब यहाँ पे हम डेसिमल लगा के दिखा देंगे। 144 तो ऐसा कैसा ही रहेगा, पीछे से 6 डिजिट काउंट करनी पड़ेंगी हमको। 1 2 3, चौथी की जगह 0, पांचवी की जगह 0, छठी की जगह 0, 6 पूरी हो गई। यहाँ डेसिमल लगा देंगे और यहाँ पे इसको 0 से कवर कर देंगे। बिल्कुल सिंपल था। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ नहीं है, ये फोर्थ पार्ट है। ये है 120 का स्क्वायर, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 120 इंटू में 120, 2 बार है, 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें क्योंकि 12 का और 12 का मुझे प्रोडक्ट दे रखा है और लास्ट में 2 0 तो आएंगी इसके प्रोडक्ट में, ये तो हमें पता ही है। तो 2 0 तो ये आ गई और फिर 12 बच गया। 12 इंटू 12 हमें दे रखा है 12 का स्क्वायर, ये वैल्यू 144 है, तो यहाँ 144 लिख देंगे हम। तो ये 14,400 इसका आंसर आ गया है।
लास्ट पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सर्कल द नंबर्स दैट आर द सेम। उन नंबरों पर सर्कल कर दीजिए जो वैल्यू में बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 नंबर हमें दे रखे हैं। सबसे आसान तरीका जो इसका बेस्ट होगा वो ये होगा, जो आपको नंबर दे रखे हैं ना उनको आप प्राइम फैक्टर में लिखिए। जैसे 2 की पावर 4 है इंटू 3 की पावर 6 लिखा हुआ है आपका पहला नंबर। यहाँ जो 2 है ये भी एक प्राइम नंबर है, ये जो 3 है ये भी एक प्राइम नंबर है। तो इसका तो आगे आप कुछ कर नहीं सकते, ये तो आप बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लिखोगे, क्योंकि ये दोनों जो बेस हैं ये ऑलरेडी प्राइम नंबर ही हैं। अगला पार्ट देखिए, अगले के अंदर जो नंबर है 6 की पावर 4 3 की पावर 2 है। 3 की पावर 2, ये जो 3 है ये तो एक प्राइम नंबर है, इसको तो एज इट इज रखेंगे हम। ये जो 6 है इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 6 किसके बराबर होता है? 2 इंटू 3 होता है ना। तो 2 इंटू 3 में 6 को हम ब्रेक करेंगे, तो इस 6 की जगह पे मैं लिखूंगा 2 इंटू में 3। ये तो मैंने 6 लिखा है और इस सारे की पावर कितनी है? ऊपर में 4 भी लगाऊंगा मैं। आगे जो इंटू 3 का स्क्वायर है ये एज इट इज कॉपी करूंगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये जो पावर 4 है ये 2 के लिए भी है, ये 3 के लिए भी है। तो जब मैं ब्रैकेट से इस पावर को हटा के यहाँ पे लगाऊंगा दोनों तरफ, तो ये दोनों पे लग जाएगी। 2 पे भी 4 लग जाएगा, इंटू में 3 के ऊपर भी पावर 4 लग जाएगी, और आगे 3 का स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब ये सारे प्राइम नंबर हो गए हैं। यहाँ पे 2 की पावर 4 में एज इट इज लिख दूंगा, क्योंकि इसका तो कोई साथी है नहीं जिसके साथ ये सिंप्लीफाई होगा, तो 2 की पावर तो 4 हो गया। लेकिन 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6। बस इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर बेस बन गया है, ये भी प्राइम नंबर बेस बन गया, इनकी हमने पावर लिख दी है। अब तीसरा नंबर देखिए, 6 की पावर 10 है। तो 6 को हम ब्रेक करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 और 3। तो 2 इंटू 3 में हम 6 को ब्रेक कर लेंगे, और इसकी पावर 10 है तो ब्रैकेट लगाकर सारे के ऊपर हम 10 लगा देंगे। इसके बाद ये जो 10 है ये 2 के ऊपर भी लगा के दिखानी है, और इंटू में ये 3 के ऊपर भी लगा के दिखानी है। बस यहाँ तक काम खत्म, ये इसकी वैल्यू आ गई है। अगला पार्ट देखिए, 18 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर है। पहले 18 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, मैं यहाँ एक बार करके दिखा दूँ। वैसे तो 18 के प्राइम फैक्टर इतने आसान होते हैं कि सबको पता ही होती है, फिर भी कोई बात नहीं, दिखा देते हैं एक बार करके। 2 से करेंगे 9 आ गया, 3 से करेंगे 3 आ गया, 3 से करेंगे 1 आ गया। जो 18 होता है ना ये होता है 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ 18 की जगह पहले मैं लिखता हूँ 2 इंटू में 3 इंटू में 3। ये मैंने लिखा है 18 ब्रैकेट के अंदर, इसकी पावर है 2 इंटू में फिर 6 के फैक्टर होते हैं 2 3 जार 6। तो मैं 6 के लिए बना रहा हूँ 2 3 जार, ये हो गया 6, और इसकी पावर भी हमें दे रखी है यहाँ पे 2। अब सारे मैंने ये प्राइम नंबर्स की फॉर्म में बना लिए हैं, इनके फैक्टर्स। अब देखिए पहले 18 को यहाँ पे देखना आप, इस वाले को। ये जो पावर 2 है ये इन सब के लिए है, यानी ये इस 2 के ऊपर भी लगेगी, फिर ये इस 3 के ऊपर भी लगेगी, 3 का स्क्वायर हो गया, फिर ये इस 3 के ऊपर भी लगेगी, 3 का स्क्वायर हो गया। आगे 6 को देखिए यहाँ 2 इंटू 3, एक बार चेक कर लूँ क्या इसकी पावर, सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना यहाँ, ये इसकी पावर 6 नहीं है, इसकी पावर यहाँ पे 2 है, ये पावर 2 है 6 की। ठीक है, ये जो 2 पावर ये इस 2 के लिए भी है, तो इनटू में अब ये 2 के ऊपर लगेगी पावर 2। फिर ये जो 2 पावर ये इस 3 के लिए भी है, अब ये 3 के ऊपर लगेगी पावर 2। अब इन्हें हम थोड़ा सा एक साथ कर लेते हैं, एक साथ मैं इनको यहाँ सामने ही कर लेता हूँ। इसके अंदर 2 ही बेस है, एक तो है 2 और एक है 3। देखिए 2 कहाँ कहाँ पे, एक तो ये है 2, एक ये 2 है, सारे मल्टीप्लाई में नहीं। तो जो 2 है इसकी टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 2 की पावर 4 हो गई। और जो 3 है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यहाँ 2 है पावर 2 है पावर 2 है पावर, तो सारी जुड़ के 6 हो जाएंगी, n2 में 3 की पावर 6 हो गया। बस यहाँ तक हो गया। अब ये लास्ट स्टेप था इसका। अगला पार्ट है 6 की पावर 24, चेक कर लो, हाँ 24 ही है। चलिए 6 को हम ब्रेक करेंगे, प्राइम फैक्टर्स में 2 3 जार होता है 6, और इसकी पावर लगा देंगे हम 24।
अब ये 24 पावर 2 के लिए भी है तो 2 की पावर 24 हो गया, और यही 24 पावर इस 3 के लिए भी होगी तो 3 की पावर 24 हो गया। अब सबको ना मैंने प्राइम फैक्टर की फॉर्म में यहाँ पे खोल लिया है। अब मैं कंपेयर कर पाऊंगा कि इनमें कौन कौन नंबर सेम है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये 2 की पावर 4 3 की पावर 6 लास्ट में, ये 2 की पावर 4 3 की पावर 6 यहाँ भी आ गया, यहाँ तो ये नहीं है, यहाँ 2 की पावर 4 3 की पावर 6 आ गया। देखिए एक तो ये सेम आंसर आ रहा है, एक ये सेम आ रहा है, और एक यहाँ पर ये सेम आ रहा है। ये कौन कौन नंबर पे है? पहला नंबर, दूसरा नंबर और ये चौथा वाला जो 18 वाला है। इनके जो आपको स्क्रीन में दिखा दिए नहीं, एक बार दिखा देता हूँ। ये जो पहला है 2 4 3 6 है, दूसरे का आंसर भी 2 4 3 6 ही आया है, और ये चौथा वाला पार्ट है जिसका आंसर 2 4 3 6 आया है यहाँ पे, 2 की पावर 4 इंटू 3 के पावर 6। बाकी ये जो तीसरा है ये 2 की पावर 10 3 की पावर 10 आई है, लास्ट वाला 2 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 24 आया है। तो इसमें ये 3 नंबर बिल्कुल सेम है, पहला दूसरा और चौथा। बुक के अंदर ही गोला मार देते हैं, पहला और दूसरा और यहाँ पर ये चौथा, ये नंबर सेम है इसमें। यही क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे नंबरों के आपको 3 पेयर दे रखे हैं, इनमें बताना है कि इन 2 नंबरों में कौन सा बड़ा है। फर्स्ट पेयर को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे 4 की पावर 3 दे रखा है और दूसरा नंबर 3 की पावर 4 दे रखा है। अब कौन बड़ा है इसके लिए हम इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे 4 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया है? 4 की पावर 3 का मतलब हो गया कि 4 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जार 16 हो गया और 16 4 जार हो गया है 64। फिर दूसरा है 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मतलब हो गया कि 3 को आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 3, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार होता है 81। अब इनमें से 81 बड़ा है, 64 छोटा है। 81 का कौन है? मेन नंबर 3 की पावर 4। तो हम अपना आंसर लिख देंगे कि 3 की पावर 4 इज ग्रेटर, ये बड़ा है। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट के अंदर हमें नंबर दिया हुआ है 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 और दूसरा नंबर दे रखा है 8 की पावर 2। तो 2 की पावर 8 का मतलब हो गया कि 2 को आपको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो कर लेंगे हम, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 और 8 2 जार 16, 4 बार हो गया। और ये मैंने टोटल 8 बार कर लिया। तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 और 8 2 जार 16, 4 बार करने पर 16 आता है। तो अगले 4 बार करने पर भी 16 ही आएगा। 16 इंटू 16 यानी कि ये हो गया है 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर हम करें तो क्या वैल्यू आएगी, निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे 16 इंटू 16, 6 6 ज़ा 36 का 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 6 7 8 9 हो गया, क्रॉस 16 1 ज़ा 16 हो गया, ये 6 आ गया, 9 और 6 15 का 5 और ये 1 आ गया, यहाँ 256 आ गया। इसकी जो वैल्यू आई है ये आई है 256 पहले नंबर की। दूसरा नंबर है 8 की पावर 2। 8 की पावर 2 का मतलब हो गया है कि 8 को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 8 जार, 8 8 जार हो गया है 64। अब 2 नंबर हैं, एक है 64, एक है 256। इन्हें कंपेयर करते हैं तो 256 बड़ा है और ये किसकी वैल्यू है? ये है 2 की पावर 8 की वैल्यू। तो हम अपना आंसर लिख देंगे, आंसर में 2 की पावर 8 इज ग्रेटर। ये सेकंड पार्ट था। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट के अंदर आपको नंबर दे रखा है यहाँ पे 100 की पावर 2। 8th क्वेश्चन का ये है थर्ड पार्ट। एक है 100 की पावर 2 और दूसरा है 2 की पावर 100। तो पहले नंबर को देखिए जो कि 100 की पावर 2 है। 100 की पावर 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 100 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 1 जार तो 1 हो गया और पीछे के ये 2 0, पीछे के ये 2 0, तो 4 0 इस आंसर में लग जाएंगे।
अब दूसरा नंबर देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये 2 की पावर 100 लिखा हुआ है। तो क्या आप 2 की 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे? तो ये तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा नंबर हो जाएगा। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 में, मुझे 2 की पावर 10 तक की वैल्यू जो है ना पता है, ये 1024 होती है, 1024 होती है। आप 2 की पावर 10 तक मल्टीप्लाई कर लेना, 1024 आएगा। और फिर इसकी पावर भी यहाँ पे 10 है। अब खुद इमेजिन कीजिए कि 1024 को अगर आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, आपको तो 10 टाइम्स क्या 2 बार मल्टीप्लाई करने पर ही ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये जो नंबर है ये बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये तो पूरा मल्टीप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ इस एक्सप्लेनेशन से ही आप समझा दोगे कि यही नंबर बहुत बड़ा होगा। देख रहे हो ना कितना बड़ा नंबर है। अगर यहाँ पे मैं अगर 24 भी ना मानूँ, सिर्फ 0 मान लूँ ना, अगर सिर्फ और 0 मान लूँ, तो यहाँ सिर्फ 2 बार मल्टीप्लाई करने पर भी 1 के साथ में 6 0 आ रही हैं, और यहाँ तो 1 के साथ में 4 ही 0 हैं। तो अगर इसको मैं 10 बार मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो मान के चलो आप 1 के आगे और 30 डिजिट्स आ जाएंगी, यानी 1 और इसके आगे 30 डिजिट या 30 से ज़्यादा भी आ सकती है। इतना बड़ा नंबर ये हो जाएगा। तो हम अपना आंसर यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर कंपेयर करने पर हमें ये पता चल रहा है कि ये वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, यानी कि 2 की पावर 10 जो है ना, 2 की पावर जो 100 है इज ग्रेटर। ये इसका लास्ट पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, अ डेयरी प्लान्स टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ मिल्क इन अ ईयर। एक डेयरी है, ये प्लान करती है कि ये एक साल के अंदर 8.5 बिलियन पैकेट्स दूध के तैयार करेगी। दे वॉन्ट अ यूनिक आईडी कोड फॉर ईच पैकेट, और हर पैकेट का ना एक यूनिक आईडी होगा। यूनिक आईडी से मतलब है जो एक पैकेट की आईडी होगी वो किसी दूसरे की नहीं हो सकती है। इफ दे चूज टू यूज द डिजिट्स 0 to 9, अगर वो 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स का इस्तेमाल करें, यानी कि यहाँ पे 0 से 9 तक का मतलब हो गया कि एक डिजिट का ही यूज किया जाएगा, 1 डिजिट। हाउ मैनी डिजिट्स शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ, तो जो कोड है वो कितने डिजिट का होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए पहले तो हम ये पता करते हैं कि ये जो 8.5 बिलियन यहाँ लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली में कितना बड़ा नंबर है और इसके अंदर कितने डिजिट्स आते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, हम पीछे से शुरुआत करेंगे। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000। 100,000 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ ये जो बिलियन लिखा है ये इंटरनेशनल सिस्टम है। तो 100,000 हो गया। 100,000 के बाद आता है मिलियन, मिलियन फिर 10 मिलियन, फिर आता है 100 मिलियन। 100 मिलियन के बाद शुरू होता है बिलियन, यहाँ पे आएगा बिलियन। ये बिलियन की जगह आ गई है। अब बिलियन कितना है, बिलियन है यहाँ पे 8.5, यानी बिलियन की जगह पे तो पूरे 8 होंगे, और फिर 0.5 से मतलब हो गया कि यहाँ पे फिर 5 होगा, और आगे सारे 0 होंगे, ये सारे के सारे जीरोज होंगे। तो इतने पैकेट्स हैं, इतने दूध के पैकेट तैयार किए जाएंगे, और हर एक पैकेट के ऊपर जो है ना एक बिल्कुल यूनिक नंबर लिखा जाएगा, यानी एक नंबर जो जिस पैकेट पे लिख दिया उसको दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। तो जो कोड तैयार किया जाएगा उसमें कितने डिजिट होंगे ये आपसे पूछा है। हाउ मैनी डिजिट शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ। अब देखिए जितने दूध के पैकेट बन रहे हैं यहाँ पे साल में, कम से कम उतने कोड तो तैयार करने पड़ेंगे ना, यानी 8.5 बिलियन कोड्स तो तैयार करने पड़ेंगे। और ये कितने डिजिट बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट का ये नंबर बन रहा है। तो जो आपका कोड होगा वो भी तो 10 डिजिट का ही होगा ना एटलीस्ट। तो हमारा आंसर इसके अंदर होगा एटलीस्ट 10 डिजिट्स। बस सिंपली यही इसका आंसर होगा। आपको यही समझना था इसके अंदर कि ये टोटल दूध के पैकेट्स कितने हैं। और अब यहाँ पे अगर किसी भी दूध के पैकेट का आप कोड लिखोगे तो यहाँ इन 10 डिजिट में से कोई भी नंबर लिख सकते हो, मतलब इनमें कुछ भी लिख सकते हो कहीं पे भी, 0 9 5 2 इधर उधर, वो तो नंबर गिनती जैसे चलती है काउंटिंग नंबर उसी तरह से चलेगा। तो दूध के पैकेट जब इतने ज़्यादा हैं जो 10 डिजिट से कवर हो रहे हैं, उतने ही कोड्स भी तो चाहिए ना।
तो एटलीस्ट आपको 10 डिजिट का कोड चाहिए। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। 64 इज अ स्क्वायर नंबर, दैट इज 8 का स्क्वायर। 64 एक स्क्वायर नंबर है, इसको 8 का स्क्वायर हम बोलते हैं। एंड अ क्यूब नंबर, और 64 एक क्यूब भी है, ये 4 की पावर 3 यानी कि 4 का क्यूब है। आर देयर अदर नंबर्स दैट आर बोथ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, क्या ऐसे कोई और नंबर भी होते हैं जो दोनों स्क्वायर भी हो और क्यूब भी हो? जैसे 64 एक स्क्वायर नंबर भी है और एक क्यूब नंबर भी है। इज देयर अ वे टू डिस्क्राइब सच नंबर्स इन जनरल, क्या ऐसे नंबरों को किसी एक जनरल तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं इसका जवाब दे देता हूं कि बिल्कुल ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जो स्क्वायर भी होते हैं और जो क्यूब भी होते हैं। क्यों होते हैं, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, स्क्वायर के अंदर हम पावर लगाते हैं 2 और क्यूब के अंदर पावर लगाते हैं हम 3। अगर मैं 2 और 3 का प्रोडक्ट कर देता हूं तो ये पावर हो जाती है 6। अब अगर मैं किसी भी नंबर की पावर 6 लिखता हूं ना, तो उसे मैं स्क्वायर में भी चेंज कर सकता हूं, उसे मैं क्यूब में भी चेंज कर सकता हूं। एक एग्जांपल देख के बताता हूं आपको। देखिए, अगर मैं यहां पे 2 की पावर 6 लिखता हूं तो 2 की पावर 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं इसे 2 का स्क्वायर और इसका क्यूब लिख सकता हूं, यानी कि 2 3 जार 6 हो गया ना। अब ब्रैकेट की वैल्यू को देखिए, ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 का क्यूब हो गया। और इसी 2 की पावर 6 को मैं कैसे दूसरे तरीके से लिख सकता हूं? 2 की पावर 6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 का क्यूब मैं ब्रैकेट के अंदर ले लूं और ऊपर में मैं स्क्वायर लगा दूं, तो अब भी ये 3 2 जार 6 हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए 2 का क्यूब होता है 8, तो ये 8 का स्क्वायर हो गया। तो ये एग्जाम्पल तो आपको बुक में ही दे रखा है कि ये जो 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 है ना, यही होता है 64। 64 जो है ना यही है, क्योंकि ये 8 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का क्यूब हो गया। मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं। मैं 2 की जगह कुछ भी ले लूं ना, यहां पे कोई भी नंबर ले लूं, बस पावर 6 हो जाए उसकी, तो वो फिर क्यूब नंबर भी बन जाएगा और वो स्क्वायर नंबर भी बन जाएगा। मैं दूसरा एग्जांपल 3 का लेके दिखाता हूं आपको। अगर मैं 3 की पावर 6 लेता हूं तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ब्रैकेट के अंदर 3 का स्क्वायर, ऊपर में क्यूब लगा दिया मैंने। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये 9 का क्यूब हो गया। दूसरा, मैं 3 की पावर 6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 की पावर क्यूब तो मैंने ब्रैकेट में डाल दिया और ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया, तो 3 2 जार 6 हो गया ना। अब ब्रैकेट के अंदर 3 का क्यूब यानी कि 27, तो ये 27 का स्क्वायर हो गया। अब अगर मैं 4 ले लेता हूँ तो वो भी देखिए, कोई भी ले लो, मैं 5 ले लेता हूँ, ये बिल्कुल आसान नंबर है। 5 की पावर अगर मैं 6 लेता हूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर और इसका क्यूब। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये 25 का क्यूब भी हो गया है। और ये जो 5 की पावर 6 है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 5 का क्यूब ब्रैकेट में डाल दूँ और इसका स्क्वायर दिखा दूँ। अब ब्रैकेट के अंदर 5 का क्यूब यानी 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो ये 125 का स्क्वायर भी है। समझ रहे हो ना बात को? तो वैल्यू तो इनकी सेम ही आएगी। सेम इसलिए आएगी क्योंकि ये भी 5 की पावर 6 है, ये भी 5 की पावर 6 है। जो भी ये नंबर होगा वो होगा तो बिल्कुल सेम ही ना। उसको हम 25 का क्यूब भी लिख सकते हैं, उसे हम 125 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये इसकी जो है ना एक्सप्लेनेशन हो गई है। अब हमसे ये भी पूछा था क्या कोई जनरल रूल है जिससे हम इसको समझा सकें? तो बिल्कुल एक जनरल रूल हम बना सकते हैं। हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम नंबर की पावर 6 लिख रहे हैं ना, तो ये तो चीज़ आपको करके दिखानी होगी इलस्ट्रेट इस तरह से जस्टिफिकेशन के लिए। फिर हम यहाँ जनरल रूल लिखते हैं। जनरल रूल को पहले हम साइन की फॉर्म में दिखाते हैं कि कोई नंबर n है, अगर उसकी पावर 6 है तो इसे नंबर का क्यूब ब्रैकेट में इसको स्क्वायर फॉर्म में दिखाया जा सकता है। इसी तरह से n6 को जो है n स्क्वायर का क्यूब दिखाया जा सकता है। तो ये स्क्वायर फॉर्म भी हो गई है, ये क्यूब फॉर्म भी हो गई है। अब इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिख देते हैं कि 6th पावर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर की जो 6th पावर है, इज बोथ आ स्क्वायर एंड आ क्यूब। वो एक स्क्वायर नंबर भी होगा, वो एक क्यूब नंबर भी होगा। ये इसका जस्टिफिकेशन और ये हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर करेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अ डिजिटल लॉकर हैज एन अल्फा न्यूमेरिक पासकोड ऑफ लेंथ 5। एक डिजिटल लॉकर है, इसके अंदर जो है अल्फा न्यूमेरिक पास कोड है जिसकी लेंथ है 5। अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है? इट कैन हैव बोथ डिजिट्स एंड लेटर्स। इसके अंदर दोनों डिजिट्स भी होती हैं और लेटर्स भी होते हैं। डिजिट्स होते हैं जो 1 2 3 4 0 और ये होते हैं 0 से लेकर 9 तक, और लेटर्स होते हैं अपने ये जो ABCD वगैरह होते हैं। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि G89PO 38098, यानी यहाँ पे ऐसा कोड हो सकता है कि जिसमें सारे नंबर भी हो सकते हैं, या फिर नंबर और ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये मिक्स हो सकते हैं, ये सारे के सारे जो हैं अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ BRJKW कोड दे रखा है, या फिर 003AZ। कहने का मतलब है ये जो 5 डिजिट का कोड है, इन पांचों लेटर की जगह पे कोई 0 से लेके 9 तक का नंबर भी हो सकता है, या फिर A से लेके Z तक का ये लेटर भी हो सकता है। हाउ मैनी सच कोड्स आर पॉसिबल? तो कितने कोड पॉसिबल हो सकते हैं ये 5 डिजिट के? अब देखिए, अगर हम पहले नंबर को लेते हैं तो यहाँ पे 0 से लेके 9 तक कोई भी लेटर आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। तो कितने ऑप्शन हैं यहाँ पे? हमारे पास ऑप्शन है 10। और फिर अगर ABCD की बात करें, A से लेके Z तक, A से लेके Z तक होते हैं टोटल 26 लेटर्स। इन A से लेके Z तक कोई भी चीज़ आ सकती है यहाँ पे, तो इसके लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हो गई हैं? 26। यानी इस एक प्लेस के ऊपर 10 और ये 26, टोटल 36 पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल हैं। ऐसा ही दूसरे पर भी, ऐसा ही तीसरे पर भी, चौथे पर भी और पांचवें पर भी। तो यहाँ भी 36 पॉसिबल हैं, यहाँ भी 36 पॉसिबल हैं, यहाँ भी 36 पॉसिबल हैं, यहाँ भी 36 नंबर्स पॉसिबल हैं। अब अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं तो वही होगा टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। आपने उसमें पढ़ा था ना, ड्रेस वाले में और कैप वाले में, बस सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर हमारे पास एक जगह पे फिल करने के लिए 36 ऑप्शंस हैं और यहाँ पे टोटल 5 जगह हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वही टोटल कॉम्बिनेशन होगा, यानी उतने सारे कोड बन सकते हैं। अब जब ये 36 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वैल्यू कितनी आ गई है? 36। इसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे 36 की पावर 5। इतने ही नंबर ऑफ कोड्स जो हैं ये पॉसिबल हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर में हम लिखेंगे 36 की पावर 5 कोड्स आर पॉसिबल। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शीप 2004 के अंदर ये कैलकुलेट किया गया इज अबाउट 10 की पावर 9। दुनिया भर में जो शीप की पॉपुलेशन है 2024 तक ये है 10 की पावर 9। एंड दैट ऑफ गोट्स इज ऑल्सो अबाउट द सेम। और गोट की पॉपुलेशन भी लगभग इतनी ही है, यानी दुनिया भर में जो गोट्स की पॉपुलेशन है वो भी 10 की पावर 9 के बराबर है। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शीप एंड गोट्स? तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? टोटल पॉपुलेशन के लिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो हम लिखेंगे टोटल पॉपुलेशन ऑफ बोथ शीप एंड गोट्स। ये हो जाएगी, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 10 की पावर 9 में प्लस करेंगे 10 की पावर 9। हम अपना आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो इसे हम सिंप्लीफाई आगे और भी कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए 10 की पावर 9 2 बार लिखा हुआ है, ऐड हो रहा है ना ये, तो 2 टाइम्स ऑफ 10 की पावर 2 हम 9 लिख सकते हैं, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करके 2 टाइम्स यानी 2 इंटू 10 की पावर 9 ये भी हम लिख सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना इनमें है, एक तो ये 6th ऑप्शन है 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 9, तो ये तो इसका ये जवाब हो गया है। दूसरा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ 10 की पावर 9 ये भी लिखा हुआ है, तो ये 5th वाला भी इसका आंसर ठीक है। बाकी के जितने भी ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है, ये इनके आंसर्स हो गए हैं 5th और 6th। अब 13th क्वेश्चन देखिए, इसके 4 पार्ट हैं और इन पार्ट्स को करने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे भी जाना पड़ सकता है। पीछे जाने से मेरा मतलब है कि बुक में पीछे पेजेस के ऊपर ना नंबर से रिलेटेड कुछ फैक्ट दे रखे हैं, तो वहाँ पे हमें इनकी ज़रूरत पड़ सकती है।
13th क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको कोई लैंग्वेज दे रखी है, इस लैंग्वेज को पढ़ के यहां से आपको एक आंसर फाइंड करना है। जो भी आंसर आएगा वो नंबर में होगा, उसको फिर आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिख के दिखाना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट में क्या लैंग्वेज दे रखी है। इफ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैज 30 पीसेज ऑफ क्लोथिंग, अगर दुनिया के हर इंसान के पास 30 पीसेज ऑफ क्लोथिंग है, यानी उनके पास 30 कपड़े हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसेज ऑफ क्लोथिंग, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ पीसेज कितने हो जाएंगे दुनिया भर के सभी लोगों के जोड़ने के बाद। अब देखिए टोटल जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो हमें पीछे पेज पे दे रखी है, वो है टोटल पॉपुलेशन, लिखता हूं पहले मैं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, ये हमें पीछे फैक्ट्स में दे रखी है। ये है 8 × 10⁹, यानी 800 करोड़ है ये। अब हर एक बंदे के पास 30 पीसीज हैं। नंबर ऑफ क्लोथिंग ईच पर्सन हैव 30। तो टोटल कपड़े कितने हो जाएंगे? टोटल कपड़े हो जाएंगे, यहाँ पे इनका हम प्रोडक्ट कर देंगे। ये टोटल तो लोग हो गए, हर आदमी के पास 30 कपड़े हैं, तो इनका हम प्रोडक्ट कर देंगे। सिंपली यही तो करना है हमें। तो अब लास्ट लाइन में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ क्लोथिंग, ये हो जाएगा 8 × 10⁹, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 30 से। अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 10⁹ है इसे तो एज इट इज़ रखिए। अभी पहले आप 8 और 30 को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 3 ज़ा 24 और ये 0 आ जाएगा, तो 240 आ गया। इनटू में ये जो 10⁹ है ये एज इट इज़ अभी हमने यहाँ छोड़ दिया। अब हमें इसे साइंटिफिक फॉर्म के अंदर लिखना है। साइंटिफिक फॉर्म के अंदर क्या होता है कि हमें 10 की पावर में तो कुछ लिखना ही होता है, प्लस इस तरफ ना हमें 1 से छोटा एक नंबर लिखना होता है। वो कब आता है? वो तब आता है जब हम डेसिमल से लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट छोड़ते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल यहाँ डेसिमल है, अगर मैं 2 प्लेसेस डेसिमल को और शिफ्ट करता हूँ तो ये 4 के और 2 के बीच में आ जाएगा, यानी कि यहाँ मेरे को 2.4 लिखना होगा। अब मैंने डेसिमल को 2 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट किया है, तो इसे 9 की पावर में 2 प्लस करके यानी 10⁻11 से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल इधर शिफ्ट करके मैंने नंबर को छोटा कर दिया। अब बैलेंस बनाने के लिए क्योंकि 100 से डिवाइड किया है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी 10⁻2 से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी यहाँ 10⁻9 है, मैं 2 और जोड़ दूंगा इसके अंदर, तो ये 2.4 × 10⁻11 हो जाएगा। और आपको पीछे से ही पता है कि पॉइंट के बाद कोई नंबर तो हम लिखते हैं, और अगर आगे जीरोज आ जाते हैं तो वो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ इस 0 को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया है इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट की लैंग्वेज पढ़ते हैं। देयर आर अबाउट 100 मिलियन बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड। दुनिया भर में बी यानी कि जो मधुमक्खी हैं इनकी 100 मिलियन कॉलोनीज हैं। फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज इफ ईच कॉलोनी हैज़ अबाउट 50,000 बीज। अगर एक कॉलोनी के अंदर 50,000 बीज हैं तो फिर दुनिया भर में टोटल हनी बीज कितनी है? कॉलोनी से आप समझ सकते हैं जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, तो उस छत्ते के अंदर लगभग 50,000 मधुमक्खियां हैं, और ऐसे दुनिया भर में 100 मिलियन छत्ते हैं। तो सबसे पहले तो इस 100 मिलियन को समझ लेते हैं ये कितना होता है। देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, और ये 100 मिलियन। तो यहाँ आ गया 100 मिलियन। तो यहाँ 100 मिलियन की जगह पे 1 है, और यहाँ पे मैं ज़ीरोज़ अगर लगाता हूँ तो देखिए टोटल कितने ज़ीरो हो जाएंगे। ये हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो 100 मिलियन होता है ये होता है आपका 1 × में 10⁸। पहले तो इस नंबर को आपको समझना है। अब टोटल मधुमक्खियाँ निकालनी है। पहले लिख देते हैं हम कि नंबर ऑफ कॉलोनीज, नंबर ऑफ कॉलोनीज हो गई हैं 1 × में 10⁸। फिर लिखते हैं हम नंबर ऑफ बीज इन 1 कॉलोनी, नंबर ऑफ बीज इन 1
कॉलोनी। एक कॉलोनी में कितनी मधुमक्खियां हैं? 50,000। तो टोटल नंबर ऑफ बीज हो जाएंगी इनका प्रोडक्ट। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ हनी बीज इज इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं 1 इंटू में 10 की पावर 8 और मल्टीप्लाई में 50,000। अब यहाँ प्रोडक्ट करते वक्त आपको ध्यान देना है क्योंकि आपको इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ये जो 1 इंटू 10 की पावर 8 है, इसे तो मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, ये तो साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है। 50,000 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं 5 इंटू में 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ क्योंकि 5 के आगे 4 जीरो लिखे हुए हैं। 5 इंटू में 10 की पावर मैं इसे 4 लिख लेता हूँ। यहाँ पे 10 की पावर 8 है, यहाँ पे 10 की पावर 4 है, तो ये तो बेस सेम सेम हो गए हैं, इनकी पावर तो ऐड हो जाएगी। और नंबर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, 5 1 जार 5 हो गया, तो नंबर हो गया है 5 इंटू में, और जब हम 10 की पावर 8 का और 10 की पावर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई होता है बीच में तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 10 की पावर 12 हो जाएगा यहाँ पे। ये हो गया है इसका आंसर। बिल्कुल सिंपल था। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में द ह्यूमन बॉडी हैज़ अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स होते हैं। फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन ऑल ह्यूमंस इन द वर्ल्ड। तो दुनिया भर के सभी इंसानों में टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन आपको पता करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दुनिया भर में लोग कितने हैं, और ये हमने अभी अभी क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था 8 इंटू 10 की पावर 9। नंबर ऑफ पर्सन्स इन द वर्ल्ड ये है 8 इंटू में 10 की पावर 9। पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा हमें दे रखा है कि एक इंसान के अंदर 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स होते हैं। अब ये 38 ट्रिलियन जो है ये कितना बड़ा नंबर है, इसको यहाँ पर ऊपर समझते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, मिलियन हो गए। इसके बाद आता है बिलियन, 10 बिलियन और फिर 100 बिलियन। बिलियन के बाद शुरू होता है ट्रिलियन, तो यहाँ ट्रिलियन हो गया और ये 10 ट्रिलियन हो गया। तो ट्रिलियन की ये दो जगह फिल होंगी क्योंकि यहाँ पे 38 ट्रिलियन है, तो यहाँ हम लिखेंगे 38। अब आगे सारे जीरोज आएंगे, देख लेते हैं कितने जीरो हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये जो चीज़ है ये है 38 इंटू में 10 की पावर 12 के बराबर। 38 ट्रिलियन जो है इस तरह से 38 के आगे 12 जीरो होते हैं। अब हमें फाइंड करना है टोटल पॉपुलेशन बैक्टीरिया की दुनिया भर में। तो दुनिया भर में जितने लोग हैं जो कि 8 इंटू 10 की पावर 9 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितने एक इंसान के अंदर बैक्टीरिया हैं। नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स इन ईच ह्यूमन बॉडी हैज़, और वो कितने हैं हमने फाइंड कर लिया 38 इंटू में 10 की पावर 12 है। तो देयरफॉर टोटल बैक्टीरियल पॉपुलेशन हो जाएगी इनका प्रोडक्ट। तो इनका प्रोडक्ट करके हम यहाँ दिखा देते हैं। 8 इंटू में 10 की पावर 9 और इंटू में 38 इंटू में 10 की पावर 12। यहाँ तक तो समझ में आ गया बिल्कुल। अब आगे इसके प्रोडक्ट पे आपको ध्यान देना है। देखिए प्रोडक्ट में आपको क्या करना होगा। 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, इसे तो अभी छोड़ दीजिए, सिर्फ नंबर पे फोकस कीजिए। ये 8 है और ये 38 है, इनका प्रोडक्ट करते हैं। 38 इंटू 8, 8 8 जा 64 का 4 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 8 या 24 और 6 30 हो गया, ये हो गया है 304। और 10 की पावर 9 और 10 की पावर 12 क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो इनको पावर को ऐड करके मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 9 और 12 हो गया है 21। यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि हमें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो है ये जो हमारा कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे डेसिमल से लेफ्ट में सिर्फ एक नंबर छोड़ना होता है हमें, एक डिजिट। अभी यहाँ पे डेसिमल है ना, यानी 2 लेफ्ट प्लेसेस और हमें यहाँ पे शिफ्ट करनी होगी। डेसिमल यहाँ लगाना है 3 के आगे, तो इसे हम लिखेंगे 3.04 इंटू में 10 की पावर।
अब क्योंकि नंबर को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया है, छोटा कर दिया ना लेफ्ट में डिजिट ले जाकर, तो बैलेंस बनाने के लिए मुझे 100 से इसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यानी ये जो पावर 21 लिखी हुई है इसके अंदर मेरे को 10 की पावर 2 और ऐड करनी होगी, यानी 2 पावर ऐड और करनी होगी, तो 21 की जगह ये 23 हो जाएगा। समझ गया आप बात को? तो ये हो जाता है इसका फाइनल आंसर। इसका चौथा पार्ट और है, अब वो देखिए। पार्ट नंबर 4, टोटल टाइम स्पेंड ईटिंग इन आ लाइफ टाइम इन सेकेंड्स। कोई इंसान खाने में अपनी पूरी जिंदगी भर कितना टाइम स्पेंड कर देता है। अब ये क्वेश्चन डिपेंड करता है एजम्पशंस के ऊपर, ये एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे क्योंकि हमें कोई न्यूमेरिकल फिगर नहीं दे रखी है ना, तो हम अपने आप से एज्यूम करेंगे। सबसे पहले तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि कोई इंसान जो है जिंदगी उसकी लाइफ टाइम यानी वो कितना जीता है। तो इस केस के अंदर मैं लाइफ स्पैन मान लेता हूँ किसी इंसान का नॉर्मली 80 ईयर्स, लाइफ स्पैन हो गया है 80 ईयर्स, 80 साल तक मान लीजिए कोई इंसान जीता है। अब हमें यह भी एज्यूम करना है कि वो एक दिन में खाने पे कितना टाइम खर्च कर देता है। तो हमने सुबह खाना खाया, दोपहर को खाया, शाम को खाया, बीच में कोई स्नैक्स वगैरह खा लिया चौथे टाइम में, तो मैं टोटल मान के चलूँ कि दिन भर में इंसान 1.5 घंटे जो है ना खाने के काम पे स्पेंड कर देता है। तो मैं लिखता हूँ 1 डे ईटिंग टाइम, यानी एक दिन में खाने पे जो खर्च होने वाला टाइम है वो हो गया है 1 आवर्स। अब इस आवर्स को ना मुझे सेकंड में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आंसर मेरे को सेकंड्स में देना है ना, तो इसके हम सेकंड्स बना लेते हैं। देखिए सेकंड बनाने के लिए ये आवर दे रखे हैं ना, पहले हमें इसके मिनट्स बनाने पड़ेंगे, वो 60 से मल्टीप्लाई करके होगा। अब ये मिनट बन गए, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो इसे दोबारा से जब हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो आएगा सेकंड्स। हमें आंसर सेकंड्स में चाहिए, इसलिए हमें यहाँ सेकंड की फिगर बनानी पड़ेगी। जब इनका हम प्रोडक्ट कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5400 सेकंड्स। यानी एक दिन में जो इंसान है वो 5400 सेकंड सिर्फ खाने पे खर्च कर देता है। अब आगे चलिए, ये तो एक दिन की बात है, हमें तो 80 साल की बात बतानी है ना, तो 80 साल के लिए हम कैसे लिखेंगे? पहले एक दिन का लिख लिया, अब हम 1 साल का लिखते हैं। टाइम स्पेंड ऑन ईटिंग इन 1 ईयर। 1 साल का ये जो 5400 है इसे हमें 365 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक दिन का है और 1 साल के अंदर होते हैं 365 डेज, तो हम इसे भी फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं। बस लिख के मैंने दिखा दिया है कि टाइम स्पेंड ऑन ईटिंग इन 1 ईयर, 1 साल में इतना हो जाएगा और ये सेकेंड्स में है। अगली लाइन में मैं लिखूंगा टाइम स्पेंड ऑन ईटिंग इन, सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे हम 80 ईयर्स। अब 80 साल का बताना है, तो ये जो फिगर है इसकी 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5400 इंटू में 365, इसको हम 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा वो आएगा सेकंड्स में। यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा ये। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन का काम है ये तो आप कर लेना, वीडियो में करेंगे तो लेंथी हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो कोई समझाने की चीज़ होती नहीं है। इसका ऑलरेडी मैंने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, ये वैल्यू आएगी 15768 और इसके आगे आएंगे 4 0, 1 2 3 4, इतने सेकंड है ये। यहाँ कॉमा लगा, ये 1000 हो गया, ये लाख हो गया, ये करोड़ हो गया। 15,76,80,000 सेकंड्स। कोई इंसान अगर 80 साल जीता है ना, तो लगभग इतने सेकंड वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी में खाने पे खर्च कर देता है। ये तो आ गई है हमारे पास नंबर। इसे अब हमें लिखना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, तो लिख देंगे हम। डेसिमल मेरे को यहाँ लगाना होगा 1 के आगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस छोड़कर मुझे यहाँ डेसिमल लगाना है। तो यहाँ नंबर तो लिखा जाएगा 1.576 और 8। अब 8 के आगे सारे 0 है ना, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनटू में 10 की पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि हमने पीछे से 8 डिजिट छोड़कर यहाँ डेसिमल लगाया है। 8 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाने का मतलब है हमने इसको इतने नंबर से डिवाइड कर दिया है। यहाँ ये छोटा कर दिया ना,
अब इसको बराबर करने के लिए उतने से ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये रीज़न होता है। तो ये हो गया है हमारा फाइनल आंसर। ये 13th क्वेश्चन का 4th पार्ट था, यानी कि लास्ट पार्ट था। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द डेट 1 अरब या फिर बोले 1 बिलियन सेकेंड्स एगो, यानी 1 बिलियन सेकेंड्स पीछे अगर हम जाएं तो कौन सी डेट थी, ये हमसे पूछा है। सबसे पहले तो हम 1 बिलियन सेकेंड्स में ये पता करेंगे कि ये फिगर कितनी बड़ी है। 1 बिलियन सेकेंड्स होते हैं 1 के आगे 9 जीरोस, इतने सेकंड है। अब इन सेकंड से हम ईयर बनाते हैं कि ये जो सेकंड है ये कितने साल के हैं, यानी नंबर ऑफ ईयर्स हम फाइंड करेंगे। तो ये जो नंबर ऑफ सेकंड्स हमें दे रखी हैं 1 बिलियन सेकंड्स, इन्हें हम डिवाइड करेंगे कि नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 ईयर, एक साल में जो सेकंड्स होंगे उनसे डिवाइड करेंगे। वो कैसे पता चलेगा? देखिए, एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं, हर डे के अंदर 24 घंटे होते हैं, 24 से मल्टीप्लाई किया। हर घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई किया। फिर हर मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो फिर अगेन 60 से इसको मल्टीप्लाई किया। तो ये जो 4 नंबर आप देख रहे हो, इनको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगी एक साल में कितने सेकंड होते हैं। अब 1 बिलियन को हम इस फिगर से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगी फिगर 31.71 ईयर्स, यानी इतने साल पहले की बात चल रही है। अब इसके अंदर पॉइंट से जो इधर इधर है 31, ये तो है 31 फुल ईयर्स। पॉइंट के बाद ये जो 71 है, ये पॉइंट में ईयर दे रखा है, तो इससे हम नंबर ऑफ डेज फाइंड कर लेंगे। एक साल में 365 डेज होते हैं, तो इसे 365 से मल्टीप्लाई करने पर 259 डेज आ जाता है। अब हमारे पास ये दो फिगर हैं, 31 ईयर्स और 259 डेज। तो लेट सपोज जिस भी तारीख की हम बात कर रहे हैं, पहले तो वो हम डेट लिखेंगे। मान लीजिए 13 अगस्त की बात है, आज 13 अगस्त है। अगर टुडे इज 13 अगस्त 2025, तो पहले तो हम 31 साल पीछे जाएंगे, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग 31 फुल ईयर्स। इसमें से जब 31 फुल ईयर्स हम माइनस करेंगे तो यहाँ से ईयर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2025 में से 31 ईयर्स माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1994। पूरे 31 ईयर सब्ट्रैक्ट किए तो हम 13 अगस्त 1994 पर पहुंच गए। उसके बाद ये जो 259 डेज है, ये भी पीछे जाना पड़ेगा हमें। तो अब कैलेंडर पे हम गोइंग बैक 259 डेज फ्रॉम 13 अगस्त 1994। 1994 के 13 अगस्त से हम पीछे चले जाएंगे 259, और हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 28 नवंबर 1993। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। तो यहाँ पे वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका मेथड यही होगा। और डेट, जौन सी डेट की बात आप करोगे, यहाँ पे डेट कुछ भी बदल सकती है, उसके हिसाब से यहाँ पे ये दोनों चीज़ों की फिगर बदल जाएगी। ये इसका सॉल्यूशन हो गया है। तो ये इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है।